से बलौदाबाद जिले के जिला संवाद कार्यक्रम में मैं हरिभूमि INH परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम अपने संवाद कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण चरण में हैं, क्योंकि हमारे साथ इस जिले की प्रशासनिक कमान संभालने वाले 3 मुखिया बैठे हुए हैं। मेरी बाईं ओर कुलदीप शर्मा जी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। अभी महीना भर भी शायद नहीं हुआ है उन्हें इस जिले की कमान संभाले हुए, एक चुनौतीपूर्ण जिले की कमान संभाले हुए। चुनौती आप लोगों ने ही 2 साल पहले यहां पे दिखाई थी, इसलिए मेरी शुभकामनाएं भी कुलदीप जी को हैं। तो चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां कुलदीप शर्मा जी के लिए कि उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। और वो चुनौती प्रशासनिक जितनी है उससे कहीं ज्यादा कानून व्यवस्था की रही। और ऐसे चुनौतीपूर्ण जिले में भेजने का साहस विष्णुदेव साय सरकार ने एक महिला को भेजकर किया, तो महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में एक उदाहरण है। और इस जिले की पुलिस अधीक्षक के तौर पर भावना गुप्ता जी इस चुनौती को निभा रही हैं। कैसा निभा रही है उनसे समझेंगे, पर चाहूंगा एक जोरदार तालियां भावना जी के लिए। मैंने बताया कि इस जिले के अंतर्गत 12वां पारा तो है ही, पर कसडोल पलारी से लेकर एक बड़ा इलाका वनाच्छादित है। तो बतौर DFO मेरे साथ में बैठे हुए हैं गढ़ जी, तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां DFO साहब के लिए भी। और चर्चा की शुरुआत कुलदीप शर्मा जी से ही करते हैं। कुलदीप जी, जहां पर कलेक्ट्रेट को भी जला दिया जाता है उस जिले का कलेक्टर आपको बनाया जा रहा है, ये जब पता चला तो कैंसिल के लिए किससे बात करने गए? देखिए, जैसा आपने शुरुआत में कहा, बलौदाबाजार भाटापारा जिला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। कृषि प्रधान जिला भी है और ये अपने आप में बहुत विशेषताओं को समाहित किए हुए है। तो बलौदाबाजार जिले की जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो ये मेरे चुनौती से अधिक मेरे लिए जिम्मेदारी का विषय था कि जिस तरीके से बलौदाबाजार भाटापारा जिले ने अपने क्षेत्रों में विकास के आयाम नए गढ़े हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उन आयामों को और बेहतर करने की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुझ पर है। तो मेरे लिए खुशी का भी विषय है और जिम्मेदारी का भी विषय है। तो आपकी जो खुशी थी जब आपको जिम्मेदारी मिली तब तो थी, 1 महीने का तजुर्बा क्या कहता है, खुशी के लायक विषय है या खासा परेशानी का विषय है? बिल्कुल, 1 महीने से कम समय हुआ है मुझे यहाँ पर, लगभग 21 दिन हो गए हैं। और उन 21 दिन के दौरान मैंने इस जिले का कोशिश की है कि हर जगह, हर ब्लॉक में पहुंचकर उसकी वस्तुस्थिति को जानने की, चाहे वो कासाडोल हो या आपका सोना खान और जितने भी ब्लॉक हैं, पलारी, सिमगा, सोहेला, इन सभी जगह जब फील्ड विजिट के दौरान ये देखने में आया है कि हमारे जिले में संभावनाएं बहुत हैं, तो मैंने इस बात को महसूस किया है कि जब संभावनाएं बहुत हों और यहाँ का जो युवा शक्ति है वो अपने आप में इतना सुदृढ़ है कि वो बेहतर करने की उसमें आकांक्षा हर समय बनी रहती है। और मैंने एक चीज और महसूस की है, यहाँ के जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी समाज के लोग हैं, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो आपने जो कहा कि 2 साल पहले जो घटना हुई, उनका ये कहना है कि साहब वो पूर्व वाली बात थी, अब हम चाहते हैं कि बलौदाबाजार भाटापारा जिला न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्र स्तर पर भी अपना मुकाम स्थापित करे। और हमारी पूरा जिला प्रशासन कटिबद्ध है कि बलौदाबाजार भाटापारा जिले को जो आज की स्थिति है उससे और बेहतर और जीवंत बनाने के लिए। तो आपने बात तो बहुत अच्छी की सर। गुदी भाई, हमारा तजुर्बा ये रहता है कि ये जो उद्योग वाले जिले रहते हैं ना, इनमें अधिकारी के चैम्बर में लोग आते तो राजनेता के तौर पर हैं और कुछ ही देर में बात व्यापारी के तौर पर करने लगते हैं। यहाँ का तजुर्बा कैसा जा रहा है आपका? लोग नेता के तौर पर ही आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पर ही आ रहे हैं, या कार्ड जनप्रतिनिधि का रहता है और बाद में बात व्यापार की होने लगती है? देखिए, बलौदाबाजार भाटापारा जिला औद्योगिक रूप से बहुत ही उन्नत जिला है और जहां पर उद्योग होते हैं उससे बहुत सारी चीजों का लाभ जिले को होता है। हमारे जिले में इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं व्यापारिक वर्ग, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग, उनको भी इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके माध्यम से जब हमारे यहाँ उद्योग रहते हैं जी, तो DMF और CSR की भी राशि मिलती है।
जी। उसके माध्यम से हम कृषि, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विकास करते हैं। तो जो लोग आते हैं, चाहे वो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हों या उद्योग से जुड़े हुए लोग, हर व्यक्ति की एक अपेक्षा रहती है, एक आकांक्षा रहती है कि जिले के बेहतर के लिए प्रयास किया जाए, और हम उनके फीडबैक को बेहतर तरीके से लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको भी अपनी योजना में न केवल शामिल किया जाए बल्कि उसका बेहतर क्रियान्वयन भी किया जाए। मेरे विकास में ही जिले का विकास है, ये तजुर्बा कितना आता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग मेरे पास आए हैं जी, चाहे वो राजनीतिक रूप से हों या सामाजिक रूप से हों या हमारे यहाँ के प्रबुद्धजन, उन सभी का एक दृष्टिकोण निकल के आता है जब वो अपने विकास की बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि वो रोड की मांग करते हैं या पुलिया की मांग करते हैं या अपने ग्रामीण क्षेत्र में अमृत सरोवर तालाब की मांग करते हैं, तो उनके पीछे एक मंशा होती है कि उसके क्षेत्र का विकास, उस गांव का विकास, उस वार्ड का विकास, उस शहर का विकास। तो उनकी जो मंशा यही रहती है कि संयुक्त रूप से सभी को मिलकर एक बेहतर विकास की प्रगति को और तेजी के साथ बढ़ाया जा सके। तो आपसे इतने लोग आके मिल लिए, आप इतने अभिभूत हैं उनसे, तो कौन कौन सी जरूरतें बताए, फिर जाके भावना जी के पास आए, उससे पहले क्या जान पाए इस जिले में वो कौन कौन सा अभाव है जिसके प्रति वो आपका सद्भाव चाह रहे हैं? देखिए, जिले में अभाव वाली बात नहीं है, लेकिन जो स्थिति आज है उसको बेहतर करने की आकांक्षा, अपेक्षा सभी की रहती है, चाहे वो सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हों या हमारे जिले के प्रबुद्धजन। उसी क्रम में यदि मैंने अब तक जो महसूस किया है, सबकी एक ही कोशिश है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है जो आज है, उसमें न केवल आधारभूत संरचना मजबूत हो, बल्कि हमारे जो बच्चे हैं, लर्निंग आउटकम के आधार पर उनको बेहतर शिक्षा कैसे प्रदान की जा सके। स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमारी शहरी स्तर पर हैं, ग्रामीण अंचल में उन सुविधाओं को कैसे बेहतर किया सके। कृषि में जो हमारे किसान इन्वॉल्व हैं, उनको किस तरीके से इरिगेटेड एरिया उनको बढ़ाया जा सके, प्राकृतिक कृषि को कैसे उन्नत किया जा सके। इन अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के साथ आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, और सभी की यही कोशिश रही है कि इन क्षेत्रों में अपने को काम करने की आवश्यकता है। तो चुनौती एक नहीं है। चुनौती यदि जिले के संदर्भ में देखें तो हमेशा चुनौती ये रहती है कि जो आज है कल हमारा उससे और बेहतर हो, और इन सभी क्षेत्रों में हमने एक पैरेलल रूप से सभी क्षेत्रों में योजना बनाई है और उसके क्रियान्वयन के लिए पूरा जिला प्रशासन कटिबद्ध है। तो पूरा प्रशासन कटिबद्ध है, ऐसे धारावाहिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे अगले चरण में। पर आना चाहता हूं भावना जी के पास। भावना जी, नींद कैसी आती है? नहीं, ये तो बड़ा पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं आप। नहीं, मैंने तो इसलिए पूछ लिया कि कब कौन सी घटना घटित हो जाएगी, इस जिले को लेकर चिंता रहती है। तो ऐसे में चैन की नींद सो पाते हैं, हालात बन पाए जिले में कि भाई अब चैन की नींद लोग भी सो सकते हैं और आप भी सो सकते हैं? देखिए द्विवेदी जी, मैं अपनी बात एक बात से शुरू करूंगी कि जब हम वर्दी पहनते हैं तब हम डर उतार के पहनते हैं तो मुझे लगता है कि जब आपके मन में डर नहीं होता तब आपको नींद भी अच्छी आती है। और जहां तक हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात है, निश्चित रूप से जैसे आपने कहा, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या जो हमारी यहाँ पे धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफी संवेदनशीलताएं बनी हुई हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैंने पिछले 1 वर्ष में जो मेरा कार्यकाल रहा है, तो कानून व्यवस्था की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर हुई है और काफी जन सहयोग पुलिसिंग में मिला है। शासन का जो निर्देश है कि सख्ती और संवेदनशीलता, जो जनता है वो पुलिस को अपना दोस्त समझे और जो अपराधी हैं उनके मन में खौफ हो, तो यही लक्ष्य के साथ यहाँ पे हमने जितनी भी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स लिए हैं उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़े हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल से द होल एक्शन ऑन हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो हम कहते हैं कि अपराध होता है लेकिन अपराध के डिटेक्शन के साथ साथ में उसके प्रिवेंशन के लिए पुलिस क्या कर रही है, अक्सर ये सवाल होते हैं। तो प्रिवेंटिव पुलिसिंग पे काफी जोर दिया गया है। जो भी हमारे चाहे पिट एनडीपीएस हो या जो भी कानूनी प्रावधान है अंडर रासुका, अंडर जिला बदर, जो भी प्रावधान है, तो काफी डिस्ट्रिक्ट में उसमें ध्यान दिया गया है। और जब हम संवेदनशीलता की बात करते हैं तब हम बात करते हैं डायरेक्ट संवाद की। कितने लोग डायरेक्टली अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं, पुलिस के पास अपनी बात रख सकते हैं,
तो लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि वो अपनी बात हम तक पहुंचा सकें, चाहे वो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हो। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड अ सिस्टम जिसमें हमने थाना लेवल पे एक QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम किया है कि जैसे हम किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो हम कस्टमर एक्सपीरियंस को जज करते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड कि जो लोग हमारे यूनिट्स में आते हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उनको क्या लगता है क्या पुलिस में बेहतर होना चाहिए, उसकी फीडबैक SP ऑफिस तक आए। तो ऐसी तमाम चीजों से जो एक जनसंपर्क है निश्चित रूप से बेहतर हुआ है और चीजें जहां से हमने शुरू की थी उससे काफी बेहतर दृष्टिकोण से आज हम उनको देख पा रहे हैं। पर अन्य जिलों में और इस जिले के संदर्भ में मूलतः कानून व्यवस्था के स्तर पर क्या चुनौती आपको अलग दिखी कि इस जिले को इस तरीके से देखना जरूरी रहा और तब जाके परिणाम ले पाए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप पुलिसिंग इनिशिएटिव्स या आपकी पुलिसिंग तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक आपको जन सहयोग ना मिले। सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक गैप नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे आप महिला वर्ग की बात करें, आप हमारे एल्डरलीज की बात करिए, आप विभिन्न जो हमारे यहाँ पे धार्मिक आस्था रखने वाले लोग हैं, और सबको एक समान रूप से वो अपनी बात निर्भीक होकर आप तक पहुंचा सकें। एंड देन सेकेंडली दी लॉ ऑफ द लैंड, जो कानून है वो सबको एक दृष्टि से देखे जी। तो ये दोनों चीजें होने से काफी मेरा मानना है कि चीजें बेहतर होती हैं और कानून व्यवस्था सुदृढ़ होती है। कानून व्यवस्था के संदर्भ में अवैध गतिविधियों पर रोक की अपेक्षा समाज की रहती है। महानदी का बड़ा इलाका गुजरता है इस जिले से और छत्तीसगढ़ में बड़ी चुनौती रहती है अवैध रेत का उत्खनन। कैसे निपटे आप इससे? चल रहा है तो इसलिए शांति बनी हुई है या पूरी जगह रोक दिया है इसलिए शांति बनी हुई है? देखिए, इसमें जो आपने अवैध गतिविधियों की बात की, निश्चित रूप से हमारे डिस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें काफी चीजों की संवेदनशीलता है। चाहे रेत से पहले अगर हम अवैध शराब की भी बात करें तो हमारा डिस्ट्रिक्ट संवेदनशील है, उसके बाद रेत है, बाकी अवैध गतिविधियां। दी होल पॉइंट इज कि इसमें संयुक्त एक्शन हो, बिकॉज क्रॉस कटिंग इश्यूज होते हैं। इसमें एक लीगल पहलू भी है, उसी के साथ में एक सामाजिक पहलू है, उसके साथ में एक आप कहिए कि राजस्व का मुद्दा है या एक्साइज डिपार्टमेंट का है। तो एक वी नीड टू बी ऑन द सेम प्लैंक। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमने किया है कि सब इन इश्यूज को डील करने के लिए हमारी जॉइंट एक्शन फोर्सेस हैं और उसमें हमारे जो SDMs हैं, SDOPs हैं, उनके नेतृत्व में ये जो मैपिंग है, जहां जहां से अगर आप रेत की बात करें तो जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी हॉटस्पॉट मैपिंग से लेके उन पे कार्रवाई, उन पे निगरानी और कड़ी कार्रवाई, इसमें दोनों चीजें होती हैं। एक राजस्व का पहलू होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जब इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, बहुत कम जिलों में है जहां पे हम FIR करते हैं जी। तो दोनों चीजें हैं कि उसमें राजस्व का भी टाइटली उसको डील किया जाए और साथ में जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसके तहत भी उसमें जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसमें कार्रवाई की जाए। नहीं, मेरा जानना तो आपसे ये था सीधे तौर पर कि आपने कहा कि रुक गया, तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी तो उसकी दहशत में रुक गया या कुछ लोगों पे ऐसी कार्रवाई कर दी जो नजीर बन गई तो रुक गया? दोनों चीजें हैं। जैसे मैंने कहा कि कलेक्टर साहब भी यहाँ पे हैं कि एक अगर हम रेत की बात करें तो उसकी एक जरूरत भी है, एक सामाजिक ये है, तो उसमें किस प्रकार से इस चीज को रेगुलराइज किया जाए उस विषय में प्रशासन बहुत संवेदनशील है और साथ ही उसकी आड़ में गलत गतिविधियां ना हो उसमें पुलिस का डंडा भी है और हमारी जॉइंट एक्शन टीम की ओवरसाइट भी है। तो वही तो मैंने पूछा, डंडा कितनों पे चला? तो आंकड़े आपके सामने हम रख देंगे, बट जहां पे भी शिकायतें आती हैं वहां पे हमारी टीम्स कार्रवाई करती है। टीम कार्रवाई करती है। तो मैं आना चाहता हूँ डीएफओ साहब आपके पास, क्या हालात है बड़ौदा बाजार के जंगलों की? लोग कितनी तेजी से काट रहे हैं? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे स्थिति काफी अच्छी है जी। और बलौदा बाजार जिला क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से काफी सुंदरता से भरपूर है। बारनौपरा हमारे यहाँ पे है
और साथ साथ में कसडोल क्षेत्र जहां पे है वहां पे काफी अच्छा जंगल यहाँ पे मौजूद है और निरंतर रूप से हम लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं। हमारा जो अमला है वो तैनात है। साथ साथ में खास करके यहाँ पे जो हमारी वन प्रबंधन समितियां है, जो गांव के लोग हैं, वो लोग भी सामने आकर अपने जंगलों को बचाने के लिए जो है वो तत्पर है और कई ऐसे जगह है जहां पे समितियां जो है एक्टिव है और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हर गांव में हमारे समितियां एक्टिव रहे और वो लोगों को उसका बेनिफिट भी मिले जो भी हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं उस दिशा में। अच्छा, एक बात बताइए, 12 के लिए लोग तो इतने आते हैं पर बाद में ये शिकायत करके जाते हैं कि जानवर नहीं दिखते। ये जानवर कहाँ चले जाते हैं 12 के? अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी जो भी आप देखे होंगे कि हमारे 12 में खास करके लेपर्ड की साइटिंग काफी अच्छी हो रही है। साथ साथ में पिछले हमारे 2 साल से आप देखेंगे तो हमारे 12 में बाघ की जो है उसकी भी उपस्थिति यहाँ पे मौजूद हुई है और हमारा क्योंकि हैबिटेट काफी अच्छा है, वहां पे काफी संख्या में हिरन है, ब्लैक बग को भी हमने वहां पे रिवाइव किया है और उसके साथ साथ में दूसरे अन्य जीव जो है यहाँ पे उनकी स्थिति काफी देखने को मिल रही है और लोगों का भी प्रतिसाद भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है हमको। नहीं, लोग तो आते ही हैं पर आप तो मतलब फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं, बाकी अभ्यारण्य उनके विषय में भी जानकारी रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि 12 की जिस तरीके की लोकेशन है वो जिस तरीके की उम्मीद लेकर आते हैं, कुछ हिरण देखकर ही लोग वापस चले जाते हैं? क्या दिक्कत है इसमें कि अन्य जीव जो है, जो अचानक मार की स्थिति है या अपन कान्हा, पेंच, इनकी बात करें तो वो चुनौती क्या है जिसके चलते 12 में वैसे जीव नहीं दिखते? जैसा आप कह रहे हैं कि 12 ये क्या है कि एक सेंट्रल लोकेशन पे मौजूद है, रायपुर से लगभग 1-1.5 घंटे पे दूरी पे है, वैसे ही बिलासपुर से भी वो एकदम नजदीक है। तो और उसके साथ साथ में सिरपुर जो हमारा आर्कियोलॉजिकल साइट है वो भी एकदम लगा हुआ है। तो उस मामले में देखा जाए तो हमारा जो पर्यटन है वो उसमें काफी पोटेंशियल है और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं और लगातार जैसे आप देखे होंगे कि अभी हमारे यहाँ पे जो टाइगर का भी मूवमेंट है, साथ साथ में हमारे जो लेपर्ड है, हम चाह रहे हैं कि वहां पे लेपर्ड टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा दे क्योंकि अन्य क्षेत्रों में क्या होता है कि आप जैसे पेंच में जाएंगे या कान्हा में जाएंगे तो टाइगर टूरिज्म पे ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन हम फोकस करें कि जो ऐसे लेसर नोन स्पीसीज है, खास करके जैसे लेपर्ड है या फिर जो है ब्लैक बग्स है और बर्ड्स, खास करके बहुत सारे ऐसे अभी बर्ड लवर्स काफी बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या काफी यहाँ पे पर्यटकों के रूप में आ रहे हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो लेसर नोन स्पीसीज है उसको हम प्रमोट करें और 12 केवल जो यहाँ का जो क्षेत्र है ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वहां की संस्कृति, तो लोगों को हम लोग जो पर्यटक लोग आ रहे हैं उनको हम लोग इस दिशा में उनको ओरिएंट कर रहे हैं ताकि पर्यटन ये जो है एक इको टूरिज्म का जो एंगल है उसमें वो जुड़ा रहे और लोकल यहाँ की संस्कृति को भी हम लोग प्रदर्शित करें। तो उस एंगल से हम लोग उसमें काम कर रहे हैं और साथ साथ में 12 का जो क्षेत्र का विस्तार है उसके लिए भी हमने जो है इसमें प्रयास अभी कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो है टूरिज्म का जब भी कोई रायपुर में आता है तो रायपुर से एकदम करीबी जो हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए वो 12 होना चाहिए और उसके लिए हम लोग लगातार। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि आप 12 क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब जंगल का दायरा बढ़ाने की कोई कोशिश चल रही है? बिल्कुल, जो ऑलरेडी वहां पे बफर एरिया है उस बफर एरिया को हम लोग जो है बढ़ाने के लिए प्लान करें क्योंकि वहां पे वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो उस दिशा में हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि उस क्षेत्र को भी हम लोग एक बफर जोन के रूप में उसको स्थापित करें। एक चुनौती के संदर्भ में आपसे समझना चाहता था, यहाँ पर बलौदा बाजार के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, सीमेंट हब के तौर पर बलौदा बाजार को देखा जाता है। सीमेंट तब बनेगा जब चूने के पत्थर की खदानों से पत्थर निकाला जाएगा और पत्थर निकाला जाएगा तो उसके लिए पेड़ों को पहले काटा जाएगा। ये कितने खतरे में है आपके जंगल, या यहाँ पर लॉजिस्टिक अनुसार आपको लगता है कि नहीं जंगल सुरक्षित है, पत्थर दूसरी जगह है, जंगल दूसरी जगह है? अभी ऐसी तो स्थिति अभी निर्मित नहीं हुई है कि जहां पे जंगलों में जो है खदानें यहाँ पे है। खास करके जितने भी जो ऐसे खदान के क्षेत्र हैं वो जो है बाहर के क्षेत्र में है जहां पे ऐसा कोई जंगल वन क्षेत्र जो है आच्छादित नहीं है। तो हमारे यहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्थिति अभी निर्मित नहीं हुई है और अभी हमारे जितने भी जंगल है वो सभी जो है वो सुरक्षित है। और जंगलों को काटने वाटने में भी लोगों को ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि लकड़ी काम वाम कितना नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसे जो है अवैध कटाई का कोई प्रकरण हमारे यहाँ पे जो है प्रकरण जो है वो संज्ञान में नहीं आ रहे हैं। लोग जो है केवल अपने गांव में जो निस्तार के रूप में जो उपयोग करते हैं बस उतना ही जो है उनको उपयोग के लिए जो है लोग उपयोग करते हैं। कटाई क्यों नहीं है? लोग यहाँ के बहुत ज्यादा शरीफ हैं इसलिए कटाई नहीं है
ये यहाँ के जंगल की लकड़ी इस लायक ही नहीं है कि काट के किसी काम आए, इसलिए नहीं कट रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस अच्छा आ गया कि जितना हमको विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी लोग बात करना वो समझना चाह रहे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं कि जितना जंगल बचेगा उतना ही हमारा आने वाला भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा। उनके आगे आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चों की पीढ़ी है, वो सुरक्षित, उनके लिए जंगल जो है बचा रहना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है वो अवेयरनेस का लेवल जो है यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो ऐसा इस जगह में क्या खास बात है जहाँ पे लोग इतने जागरूक हो गए? बाकी जगह तो बड़ी चुनौती मिलती है जंगल की कटाई को लेकर, ये बलौदा बाजार में इतनी जागरूकता किन प्रयासों से आ गई? हमने उस दिशा में प्रयास भी किया है। हम जैसे लगातार अभी रिसेंटली मुझे यहाँ पे 1 साल हुआ है, हमने प्रयास किया कि यहाँ की युवाओं को हम लोग जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के साथ जोड़े। तो हमने युवान करके एक कंसेप्ट यहाँ पे चलाया है। युवान मतलब युवा और वन, ये दोनों मिला के हमने यूथ वॉलंटियर की टीम बनाई है, और लगभग हमारे पास अब लगभग अभी 400 से अधिक जो है युवाओं ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको अच्छी एक ट्रेनिंग उनको मिले अलग अलग स्किल्स में, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में जंगल हो, वन्यजीव हो या फिर पर्यावरण है, उसको बचाने के लिए वो प्रयास करें। वैसे ही साथ साथ में जो गांव के लोग हैं उनके साथ हम लोग लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं। आपको सरप्राइज होगा कि हमारे यहाँ पे अभी फायर मैनेजमेंट के ऊपर काफी अच्छा प्रयास हो रहा है, और हमारे जो जितने भी फायर है, चाहे वो पिछले 2-3 साल में हो, लगभग हम लोग 80-90% जो फायर के इंसिडेंसेस है वो कम करने को हम लोग जो है सफल हो रहे हैं। तो डीएफओ साहब कह रहे हैं भाई बलौदा बाजार जिला बड़ा जागरूक है, यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं, इसलिए जंगल नहीं कट रहे। अगर सही है तो भाई अपनी तारीफ में ताली बजा लीजिए, इतना क्या ऐतराज, और गलत है तो आपत्ति दर्ज करा दीजिए। पर मैं आखिरी दौर की बातचीत पर आता हूं। कलेक्टर साहब, आपके पास में आपने 1 महीने की करीब होने को है जायजा लिया, वो कौन सी प्राथमिकताएं आप समझ पा रहे हैं सरकार के स्तर पर भी जो आपको बताया गया और आपने जमीन पर समझा कि इस क्षेत्र में काम करने की सख्त जरूरत है? यहाँ पर जिले के अंतर्गत जो हमारी प्राथमिकता है वो शासन की सभी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन है जी। इसमें हमारा मुख्य फोकस शिक्षा के अंतर्गत रहेगा। शिक्षा के अंतर्गत न केवल आधारभूत संरचना को मजबूत करना, बल्कि शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग करके हमारी शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर करना। इसके साथ साथ शिक्षा में हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से और जो हमारी परीक्षाएं होती हैं जेईई और नीट वगैरह, उसके लिए बच्चों को कोचिंग की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में हमारी कोशिश ये रहेगी कि सब हेल्थ सेंटर से लेके पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक न केवल हमारी सुविधाएं बेहतर हों, बल्कि वहां पर जो व्यक्ति इलाज कराने के लिए आता है एक अच्छे अनुभव के साथ जाए। मुझे आपको बताते हुए खुशी भी हो रही है कि बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत 11 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। उनका लाभ भी लोगों के द्वारा निरंतर रूप से लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारा फोकस कृषि पर रहेगा कि किस तरीके से प्राकृतिक कृषि के माध्यम से उसको बढ़ावा दिया जा सके, खेती में विविधता लाई जा सके। और ये भी मैंने अभी समीक्षा के दौरान पाया, और उसके लिए सभी जिले के किसान भी बधाई के पात्र हैं कि रबी में जो हमारा धान का रकबा था 10,000 हेक्टेयर से घटकर 7,000 हेक्टेयर इस बार हुआ है, और हमारी कोशिश है कि आने वाले वर्ष में रकबा और भी कम हो जाए। तो कृषि के क्षेत्र में भी हमारा फोकस रहेगा। इसके अतिरिक्त हमारे जिले में उद्योग एक महत्वपूर्ण रोजगार के रूप में काम करते हैं। अभी हमारे यहाँ पर 7 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं जिनके माध्यम से लगभग 20,000 के आसपास लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। यहाँ पर अन्य इंडस्ट्री आने की क्षमता भी है, और अभी आयरन स्पंज प्लांट भी खुल रहे हैं। तो हमारा पूरा कोशिश ये रहेगा कि उद्योग से भी समन्वय करके जिले में रोजगार की चीज को और बढ़ाया जा सके। तो ये हमारे प्रमुख रूप से सेक्टर रहेंगे जहां पर पूरा फोकस रहेगा जिला प्रशासन का और पूरी टीम का। इसके अंतर्गत हम निरंतर रूप से फीडबैक भी लेते रहेंगे, जिससे कि हम अपने क्रियान्वयन को और बेहतर कर सकें। ये भाटापारा की उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे? जिले का नाम बलौदा बाजार भाटापारा जी। भाटापारा अभी तक खोज ही रहा है कि हम जिले के तौर पर कहाँ है। बलौदा बाजार भाटापारा में भाटापारा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आपके इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि जब तक ये नाम हमारा तभी कंप्लीट होता है जब तक भाटापारा उसमें जुड़ जाता है जी। भाटापारा की आकांक्षाएं देखा जाए तो नगर पालिका के रूप में एक बड़ी नगर पालिका है। वहां पर हमें बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये हमारे फोकस रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो चुनौती मैंने वहां पर महसूस की बात करने में, बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था करना है जी। उसके लिए हमारी प्लानिंग ये है कि वहां पर
जो हमारा रोड चौड़ीकरण का काम है उसको बेहतर किया जा सके, वहां पर बाईपास के निर्माण को बढ़ाया जा सके, तो ये हमारी प्लानिंग में रहेंगे। और भाटापारा हमारा बिल्कुल अभिन्न अंग है, उसी के माध्यम से हमारे जिले का नाम पूर्ण होता है। तो जो वहां की प्राथमिकता है उनको पूरी तरह से लिस्टेड किया जाएगा और उसके आधार पर कार्ययोजना बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। नहीं, अधिकारी वहां पर कार्यालय केवल दिखेंगे या वहां अधिकारी वगैरह बैठेंगे भी? आज भी वहां पे अधिकारी बैठ रहे हैं हमारे, चाहे वो एसडीएम हो, सीएमओ हो या अन्य अधिकारीगण हो, और ये हमारी कोशिश रहेगी कि रूप से दौरा रहे, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान वहीं पर हो जाए, जिससे उनको ऐसा महसूस ना हो कि उनको बलौदा बाजार उस चीज के लिए आना पड़ता है। तो उन्हें बलौदा बाजार आना पड़ता है, लेकिन इसी दौरान हमारे बीच में इस क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री टंगराम वर्मा जी का आगमन हो गया है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां टंगराम वर्मा जी के स्वागत के लिए। तो अपनी जो बातचीत चल रही थी कुल जी, आपने बताया कि भाटापारा में अधिकारी बैठ भी रहे हैं, बलौदा बाजार में शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। शिक्षा मंत्री तो यहीं से उच्च शिक्षा मंत्री, तो उनके होने का कितना लाभ उठाने के फेर में हैं आप? क्या क्या है जिले के स्तर में जो आप सोच रहे हो? जब शिक्षा मंत्री अपने को अपने घर का ही मिला हुआ है तो ये काम तो करा ही लिया जाए। जी, बलौदा बाजार भाटापारा जिले के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व का विषय है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी हमारे यहां से बिलोंग करते हैं, तो उसका फायदा हमें प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल मिलेगा। जो हमारी उच्च शिक्षा के अंतर्गत है, शिक्षा के अंतर्गत जो हमें प्लानिंग करनी है, उसको एग्जीक्यूट करने में हमें किसी प्रकार की यदि सहायता शासन से आवश्यकता होगी तो हमें शीघ्र मिलेगी। और हमारी प्लानिंग ये है कि इसको एक पोटेंशियल हब के रूप में विकसित किया जाए, न केवल बलौदा बाजार के अंतर्गत, जैसा कि आपने कहा कि भाटापारा हमारा अभिन्न हिस्सा है, तो वहां पर भी इस क्षेत्र में विशेष हमारी कार्ययोजना रहेगी और उसका क्रियान्वयन भी किया जाएगा। नहीं, आपने बताया कि यहाँ पर 7 सीमेंट कारखाने हैं जी, 20,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है जी। और जहां पर सीमेंट कारखाने रहते हैं वहां पर यह शिकायत रहती है कि कारखाना तो हमारे यहाँ, रोजगार बाहर के लोगों को मिलता है। इस जिले के लोग ही उस दृष्टि से प्रशिक्षित हो पाए, उस दृष्टि से कोई यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आपसे बात की, इसमें कोई अपेक्षा आपसे जाहिर की, इसको लेकर आपकी कोई योजना जो शासन ने भी आपको कहा हो कि कुलदीप जी जरा ऐसे देखिएगा? जिले के अंतर्गत हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का एक ही उद्देश्य रहा है मुख्य रूप से कि जिले का विकास हो और उसमें जिले वासियों की भागीदारी सबसे अधिक हो। इसी क्रम में जो हमारे सीमेंट के प्लांट हैं उन सब में जो रोजगार का मैंने समीक्षा जब किया तो उसमें पाया कि अधिक प्राथमिकता जो दी जा रही है वो जिले वासियों को दी जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारी ये भी कोशिश होगी कि जो उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी हमारे जिले वासियों को प्रत्यक्ष रूप से मौका मिले और उसमें उनको काम करने के लिए बेहतर अवसर मिले। इसके देखा जाता है जो आपने बात कही प्रदूषण के संदर्भ में जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे उद्योग स्थापित होते हैं तो प्रदूषण की बात आती है, लेकिन हमारे पर्यावरण स्तर पर जो हमारे मापदंड हैं, माइनिंग स्तर पर जो मापदंड हैं, उनका एकदम फॉलोअप किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त उनको किसी भी प्रकार की ढिलाई हमने नहीं दी है। यदि उनके द्वारा कोई उल्लंघन भी किया जाता है तो उस पर हम कार्रवाई के लिए भी उन पर तैयार रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उद्योग हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो उनको न केवल हमें एक बेहतर तरीके से सस्टेनेबल रूप से डेवलप करना है, बल्कि उसका लाभ भी हमें अपने जिले को अधिक से अधिक प्रदान करना है। अब आखिरी बिंदु पर आते हैं जी, आप पहले दौर में बातचीत कर रहे तो बता रहे थे कि ये ऐसा जिला है जहाँ डीएमएफ के माध्यम से भी काम ठीक ठाक हो जाता है। जी, और छत्तीसगढ़ तो ऐसा राज्य हो गया है जहाँ डीएमएफ के नाम से भी डर जाता है। तो कैसा जा रहा है यहाँ पर डीएमएफ का मसला? जिला खनिज न्यास जो हमारे पास निधि उपलब्ध है उसके लिए एक ट्रस्ट बना हुआ है जी। उस ट्रस्ट के अंतर्गत न केवल उसमें कलेक्टर रहते हैं बल्कि हमारे जिले के सांसद गण, विधायक गण सभी उसमें सम्मानित जनप्रतिनिधि रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो खनन प्रभावित क्षेत्र रहता है वहां के सरपंच भी उस ट्रस्ट का हिस्सा होते हैं जी। उसके माध्यम से एक पूरी वार्षिक कार्ययोजना बनाई जाती है। उस वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर जो हमारे फोकस एरिया रहते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या आधारभूत संरचना, उनमें फिर निर्माण कार्य या मानव संसाधन उसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसमें मैं प्रमुखता से एक बात आपके सम्मुख कहना चाहूंगा कि जो हमारे कार्य सैंक्शन होते हैं उसकी पूरी सूची हमारे पोर्टल पर उपलब्ध रहती है कि क्या क्या कार्य हमने किए हैं। और हमारे यहाँ पर सोशल ऑडिट के माध्यम से
जिस तरीके के कार्य किए गए हैं उनका ऑडिट भी किया जाता है कि उनका लाभ किस तरीके से हमारे लोगों को अधिक से अधिक पहुंचा है। तो ये डीएमएफ हमारे लिए एक माध्यम है जिले के विकास के जहां जहां आवश्यकता होती है, जहां पर तत्कालिक आवश्यकता होती है, उसको तत्काल पूरा करने का और विकास को एक नई गति देने के लिए। तो कुलदीप भाई, आप जो बता रहे हो ना, ये तो डीएमएफ का जब कंसेप्ट लाया गया था ना, तब भी पूरे देश को बताया गया था जी। पर आपको पता है ना कि वो रायपुर में एक कार्यालय है, वहां पर डीएमएफ को लेके जाने क्या क्या चल रहा है जी। तो इसलिए आपसे पूछा कि यहाँ का डीएमएफ की स्थिति कैसी है, यहाँ पर चीजें ठीक ठाक बनी हुई हैं और किस क्षेत्र में डीएमएफ के उपयोग की जरूरत महसूस की जा रही है, या जिसका जहां मन आ रहा है वो बता रहा है बस यहीं पे उपयोग कर लेना चाहिए। डीएमएफ के अंतर्गत पूरी कार्य योजना बनती है जैसा मैंने बताया, और उसमें प्राथमिकता के हमारे क्षेत्र निर्धारित हैं जी। उच्च प्राथमिकता के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को फोकस किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राथमिकताओं में जो राशि उपलब्ध होती है उसका 30% की राशि का प्रयोग किया जाता है। इसी आधार पर हम कार्य योजना को क्रियान्वयन करते हैं और ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी हमारे काम हो उनका निरीक्षण करने के दौरान और उनके जो मापदंड रहते हैं उसी के आधार पर बने। कहीं पर यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, काम के दौरान कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो विधिवत हमारी टीम बनी हुई है, जांच करती है और किसी भी प्रकार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई भी करती है। तो हमारा पूरा मुख्य फोकस यही है कि जो हमें राशि प्राप्त हो रही है उसका पारदर्शी तरीके से प्रॉपर उपयोग हो, किसी प्रकार का उसका गलत यूटिलाइज ना हो। इसी के लिए पूरी हमारी टीम मतलब डीएमएफ आपको डरा तो नहीं रहा ना? नहीं, डराने की बात नहीं है, वो हमारे लिए एक वैकल्पिक स्रोत है और उस वैकल्पिक स्रोत का हमें बेहतर उपयोग करना है। इसी के लिए हम पूरी तैयारी के साथ, इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। भावना जी, आपके पास जो आना है ना, वो आना है, आपके पास चुनौती बड़ी है, आप भी मानती हैं इस बात को और लोग भी जानते हैं कि एक संवेदनशील जिला, उसके अनुरूप संसाधनों की क्या स्थिति है, पुलिस बल की क्या स्थिति है। अधिकांश मौकों पर हम देखते हैं कि ये एक ऐसा जिला है जहां से बार बार रायपुर खबर पहुंचती रहती है, पुलिस बल भेजिए, पुलिस बल भेजिए। अब क्या स्थिति है, पुलिस बल के संदर्भ में कुछ व्यवस्थाएं बन पाई, कुछ व्यवस्थाएं बन रही हैं, या कैसे जूझ रही हैं आप? जी, जहां तक हमारी अगर हम सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो निश्चित रूप से वहां कुछ ऐसा है कि रैंक्स पे वैकेंसीज हैं जो लगातार जो है शासन के निर्देश से, पुलिस मुख्यालय के निर्देश से समय समय से जो भर्ती हैं। और जिस प्रकार हमारे अभी रिसेंटली मैसिव छत्तीसगढ़ पुलिस ने आरक्षक भर्ती हुई, सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई, तो वी बिकम कंफर्टेबल दैट वाइज। बट इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि आज का युग है, हम कितनी भी पुलिस बल की बात करें, जब तक कि हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज नहीं करेंगे, मुझे लगता है तब तक जिस प्रकार से सोसाइटी की अपेक्षाएं हैं हम उस पर खरे नहीं उतर पाएंगे। तो इस चीज को हमने रियलाइज किया है एंड वी हैव ट्राइड टू वर्क ऑन दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सर्वेलांस की बात करें तो आप फिजिकली जितना सर्वेलांस कर पाएंगे, जो हमारा फिजिकली विजिबल पुलिसिंग के हम मैट्रिक्स बोलते हैं कि नाकेबंदी चेकिंग हो रही है या हमारी गश्त कितनी प्रभावी है, उससे कहीं दुरुस्त है अगर हमारे पास में एक अच्छा सर्वेलांस सिस्टम है। रिसेंटली हमने माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो है सिमगा में सिटी सर्वेलांस सिस्टम का स्थापना की, जिसमें वी आर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा पूरा हाईवे सिमगा का जो एनएच ऑलमोस्ट अनकवर्ड था, अभी वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इट हैज हेल्प्ड अस इन क्राइम डिटेक्शन। सिमिलरली ट्रैफिक को लेके जब हम बात करते हैं तब भी आवश्यक है कि कैसे हम ITMS या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके ई चालान हम कर सकें। तो उस दिशा में भी इस डिस्ट्रिक्ट में काफी प्रयास हुए हैं। इनफैक्ट जो हमारे इंटरसेप्टर वाहन है वो बलौदा बाजार प्रथम स्थान पे है। या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, हमारे पास अब फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है दैट वी कैन फिंगर प्रिंट एंड सी, क्योंकि आपराधिक व्यक्तियों का जो पृष्ठभूमि है वो नाम से सर्च करना मुश्किल है, बट व्हेन यू यूज बायोमेट्रिक्स तो वो फुल प्रूफ हो जाता है। तो उसमें भी हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी परफॉर्म कर रहा है। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से जो मानव संसाधन की कमी है कहीं ना कहीं उसको पूर्ति किया जा सकता है। उसी के साथ में जो नवीन कानूनों में प्रावधान है ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, तो बहुत जरूरी है कि जो नए कानून हमारे देश में लागू हुए हैं
हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करके हमारे लोगों को और प्रोफेशनली ट्रेन किया जा सके। बहुत ही हाल ही में शासन के निर्देश से हमारे जिले में साइबर थाना जो नहीं था उसकी स्थापना की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्चुअली प्रेजेंट होके उसको हमारे डिस्ट्रिक्ट को सौगात दी गई, तो उसका भी लाभ जो है डायरेक्टली लोगों को मिल रहा है। तो आपने इतनी सारी चीजें बताई, पर बलौदाबाजार शहर, भाटापारा शहर, इसको टेक्नोलॉजिकली आप सर्विलेंस में कितना इफेक्टिवली कवर कर पाए? क्या इस शहर की सड़कें आपके निरीक्षण में है टेक्नोलॉजी आधार पर? जी जी, निश्चित रूप से मैं इसमें आई वुड रादर से दैट वी आर सेटिस्फाइड। जो काम हो रहे हैं 250 से ज्यादा कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें वी हैव इंस्टॉल्ड जिसे हम कहते हैं ANPR टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए द नंबर प्लेट्स आर गेटिंग कैप्चर्ड। हमारा जो डिटेक्शन रेट है ऑफ प्रॉपर्टी ऑफेंसेस आप बात कहें या गंभीर अपराध का बात कहें, वो प्रदेश के औसत डिटेक्शन से भी बेटर है। तो टेक्नोलॉजी का डायरेक्टली लाभ मिलता है और आगे चल के हमको टेक्नोलॉजी को मेन स्ट्रीम और कैपेसिटी बिल्डिंग को, प्रोफेशनलिज्म को मेन स्ट्रीम करना ही होगा। वी कैन नॉट रिलाई सिंपली ऑन इंक्रीजिंग द नंबर्स। केवल नंबर बढ़ाने से मैन पावर का काम नहीं होगा, टेक्नोलॉजी के साथ में उसे फ्रेंडली करना होगा। तो इसी दृष्टि से आपके पास आखिरी आता हूं, क्या टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आप भी कुछ कर रहे हैं या वही पुराने बीट गार्ड के भरोसे ही काम चल रहा है? नहीं, डेफिनेटली हमारे वन विभाग में भी जो है हम लोग जो वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग है उसमें हम लोग लगातार जो है मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं। एक गज संकेत ऐप है, उसके माध्यम से हम लोग जो है हाथियों की मॉनिटरिंग हमारे यहाँ पे कर रहे हैं। खास करके हमारे बलौदाबाजार जिले में अभी 30 हाथियों की मौजूदगी है और उनका लगातार हम लोग मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। साथ साथ में हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी उनको, थर्मल ड्रोन्स भी हमारे जिले में है, उसके माध्यम से भी हम लोग उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में हमारे जो बाकी वन्यजीव है उनके लिए भी हम लोग जो है मोबाइल ऐप एमस्ट्राइप का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमको कहाँ कहाँ पे वन्यजीवों की उपस्थिति है, साथ साथ में उनके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, उनके लिए वहां पे कोई थ्रेट तो नहीं है। तो इन सब बिंदुओं पे भी हम लोग जो है टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन उसमें कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कुलदीप जी, आप लोगों को कुछ उपलब्ध कराते हैं? वो DMF जिसे बोलते हैं, फॉरेस्ट को भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, सारा जिला प्रशासन के ही व्यवस्थाओं में चला जाता है? नहीं, डेफिनेटली हम लोग काफी सपोर्ट जो है जिला प्रशासन से लेते हैं और कलेक्टर साहब भी काफी सपोर्ट हम लोग को कर रहे हैं कि अलग अलग दिशा में हम लोग जो है साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ में हम लोग टीम बनाकर कैसे यहाँ पे जिले में अच्छा काम कर सकते हैं। तो DMF में कितना मिला आपको? डेफिनेटली पिछले साल भी हम लोग को काफी अच्छी उसमें मिला है। इको टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमको जो है उसमें मदद मिली हुई है। तो कुल मिला के उदारता का परिचय यहाँ का जिला प्रशासन बाकी विभागों को दे रहा है। SP साहब का कहना है कि हम यहाँ पर केवल मैन पावर के आधार पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड करके व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में सफल हुए हैं। उनको इस बात का संतोष है कि एक संवेदनशील जिला जो है उसको सजगता के साथ में संभाला गया है सब जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से। और कुलदीप शर्मा जी तो बड़े उत्साह के साथ, उन्हें लगता है कि इस जिले में संभावनाएं बहुत है और ऐसे संभावनाशील जिले में काम करने का अवसर उन्हें मिला है। उम्मीद करते हैं वो कुछ बेहतर यहां से करके निकलेंगे। हमारी शुभकामनाएं आप तीनों के साथ में है।